क्लासेस में आप सभी लोग को एक बार पुनः स्वागत है। जैसा हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए, ज्योमेट्री का एक क्लास आप लोग के पास चला जा चुका है। तो उसमें बहुत कुछ चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से कवर भी हुआ होगा, जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा एक साइड में देख लेते हैं, फिर आज नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला आपका टॉपिक है इसमें जिसको मैंने कवर किया, पहले मैंने बिंदु का डिफिनीशन बताया था, बिंदु किसे कहते हैं। उसके बाद रेखा के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने रेखाखंड के बारे में बताया, उसके बाद रेखाखंड के बारे में बताया, उसके बाद मैंने किरण के बारे में बताया। बहुत अच्छे से बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण को देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोण के ऊपर आए कि कोण कैसे कैसे बनते हैं। तो इतने टॉपिक हमने कवर कर रखा है आपके सामने। इसमें हमने एक कोणों का टाइप बताया, रेखा का टाइप बताया, बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। इन चारों पांचों टॉपिक को कवर किए। तो आज का हमारा नया टॉपिक होगा, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज नया टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा नया टॉपिक आज का क्या होगा। तो देख लें यहाँ पे कि जब दो समानांतर या समांतर, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। तो अब यहां से देखिए कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस कंडीशन को फॉलो करता है, यहां पे देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। जैसे मान लेते हैं आपके सामने जो है दो समानांतर रेखा आ जाए, एक AB है और समानांतर रेखा CD आ गया। तो AB के समानांतर CD है और इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी, एक ट्रांसवर्स लाइन इसको काटेगा, जिसको यल कह सकते हैं। एक तिर्यक रेखा जो काटेगी उसको आप यल कह लीजिए। तो यहां से देखेंगे दो समानांतर रेखा AB और CD है और उसको एक तिर्यक रेखा काटने वाली है। तो आपके सामने देखें कि ये आपके सामने एक समानांतर रेखा हो गई और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट ले गई, तो यहां से मान लेते हैं समानांतर रेखा आपका होगा, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं AB, फर्स्ट वाला, और सेकेंड जो यहाँ पे समानांतर रेखा है उसको CD बोल लीजिए। आज जो इसको काटा है उसका नाम हम लोग ले लेते हैं यल। तो यहां से कह सकते हैं कि AB और CD है, दो समानांतर रेखाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लाइन या तिर्यक रेखा काटेगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कोण जो बनेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कोण बनेगा, यहाँ पे सेकेंड, ये थर्ड बनेगा और ये फोर्थ बनेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कोण बनेगा, तो ये बनेगा फिफ्थ, ये बनेगा सिक्स्थ, ये बनेगा 7 और ये वाला बनेगा 8। तो जैसे तिर्यक रेखा काटेगी तो यहाँ पर आपके कोणों की संख्या टोटल 8 प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सामने कोण बनेंगे। अब इसके आगे एक एक को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने से पहले हम लोग इसके कंडीशंस को फॉलो कराएंगे कि कंडीशन कौन कौन सा फॉलो करता है। जब कंडीशंस को देख लिया जाएगा इस पर क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो छोटे में बना देता हूं, जैसे मान लेते कि यहाँ पर दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है। दोनों समांतर रेखा को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर AB और यहाँ पे लिख लीजिए CD, और जो इसको तिर्यक रेखा काटती है वो यल है। यहाँ पर 1, ये 2, ये वाला 3 और ये हो गया 4, ये बनेगा 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7 और ये बन गया 8। अब यहां पर देखें पहला आपके सामने आएगा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, उसको देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट इस पर आता है, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म या रेखीय युग्म। रेखीय युग्म किसे कहा जाता है या कैसे हम रेखीय युग्म को दर्शाएंगे। तो यहां पर देखिए रेखीय युग्म को हम कैसे दर्शाएंगे। तो आपके सामने जो चीजें बनी है इसके ऊपर आप लोग देखेंगे
कि रेखीय युग्म कैसे यहाँ पे दर्शाएंगे। तो इसको समझाने के लिए एक अलग से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पर एक मान लेते हैं कोई लाइन है, सीधी लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मान लेते एक पॉइंट है छोटा सा, और इस पॉइंट के एक इधर रह गई है और एक इधर रह गई है, सीधी रेखा बन गई है। तो यहाँ पर जो भी एंगल आपका बनता है, कहा जाता है कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत जा रही हो तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि अपने वो केंद्र पर या जहां से निकल कर वो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, वहां पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर देख लें कि इसको सीधी रेखा बोल लीजिए, और इस पॉइंट से किधर मान लेते हैं मैंने लाइन खींच लिया, और जैसे इधर लाइन खींच लिया तो यहां पर आप देखेंगे कि दो कोण बनता नजर आ रहा है। एक का नाम यक्ष कह लीजिए और एक का नाम वाई कह लीजिए। तो कहा जाता है कि किसी सरल रेखा पर एक ऐसी रेखा पड़ रही हो जो उस 180 कोण को दो भागों में बांट दे, तो उन दोनों कोणों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं x और y ये दोनों कोण जो होंगे इनको हम बोलेंगे यह रेखिक युग्म में है। तो रेखिक युग्म को अगर दर्शाना है तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से कोई रेखा प्राप्त हो जाए। तो आपके सामने जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको देना है आंसर कि इस पर हमारा आंसर क्या आ सकता है। तो यहां से देखें, आप देख पा रहे हैं कि जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 लिखा है, और ये वाला आपका 3 है और ये वाला आपका 4 है, ये 5 है, ये वाला 6 है, ये 7 है और ये वाला 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सामने यहाँ पे 8 कोण बने हुए हैं। तो यहां से देखिए जो ए बी रेखा ये जा रही है, ए बी रेखा, इस रेखा को अगर प्राप्त करना है तो 1 में आपको 2 को ऐड करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो 1 होगा यह इसका रेखिक युग्म आ जाएगा एंगल 2। तो 1 का रेखिक युग्म होगा एंगल 2, और 1 का 4 भी तो हो सकता है। 1 में जैसे एंगल 4 को जोड़ेंगे तो यल वाली रेखा मिलेगी, ये वाली रेखा आपकी मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 भी रेखीय युग्म के साथ है, और एंगल 1 के साथ एक और कोण है जो रेखीय युग्म के साथ है, जिसको एंगल हम 4 बोल सकते हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी निकलकर वह आएगी 180 डिग्री के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेखिक युग्म जो होगा 1 का 2 होगा, 1 का 4 भी हो सकता है। तो एंगल 1 में 2 ऐड करें चाहे एंगल 1 में 4 ऐड करें, ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहां से थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, एंगल 2 के लिए देखेंगे तो एंगल 2 का रेखिक युग्म क्या होगा। तो एंगल 2 का एंगल 1 हो जाएगा, और एंगल 2 का और भी हो सकता है। देखिए कैसे, एंगल 2 का 1 हो जाएगा तो एंगल 2 का 3 भी तो हो सकता है। तो एंगल आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल आप 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एंगल 3। आज जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो ये भी कितना डिग्री निकल कर आएगा, 180 निकल कर आएगा, यानी कि ये भी आपका रेखिक युग्म के साथ है। और भी आगे बढ़ते हैं, 3 के साथ देखेंगे तो एंगल 3 प्लस 2 हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो दो कोण लिए गए हैं ये भी आपके रेखिक युग्म होंगे। एंगल 4 के साथ भी देख लेते हैं। अब यहां से एंगल अगर आपको 4 लेना है तो 4 के साथ एंगल 3 लिया जा सकता है, और एंगल 4 के साथ एंगल 1 ले सकते हैं। इस प्रकार से भी आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये सारे कोण आपके सामने जो दिख रहे हैं ये सभी के सभी रेखीय युग्म के साथ जुड़े हैं, जिसको इंग्लिश में लीनियर पेयर बोला जाता है। तो लीनियर पेयर या रेखीय युग्म वाले कोण जो होते हैं, हमेशा जैसे दोनों कोणों को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी के बेस पर हम लोग देख लेंगे आगे भी, ऐसे ही सिर्फ देख लें आगे क्या क्या हो सकता है। एंगल अगर 5 के साथ देखना है तो एंगल 6 आ सकता है, और एंगल 5 के साथ एंगल 8 भी आ सकता है, और जैसे इनको ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। या 8 के साथ 7, 8 के साथ 5 आ जाएगा, 6 के साथ 5, 6 के साथ 7 आ जाएगा। ये सब के सब आपके जो कोण बनकर तैयार होगा सबका नाम होगा रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है कि ऐसे दो कोण जोड़ दें तो 180 हो जाए,
और 180 जैसे होगा तो हमें रेखा भी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 180 तो होगा, लेकिन सीधी रेखा प्राप्त होगी, ये वाली रेखा आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि रेखा जैसे मिल गया 5 और 6 को जोड़ने से, तो ये दोनों के दोनों कोण रेखीय युग्म के साथ जुड़े होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसके बाद हमारा आता है कि जैसे मान लेते दो तिर्यक रेखा थी और दो समांतर रेखा थी, एक तिर्यक रेखा काट रहा था। दो जो समांतर रेखा थी वह थी ए बी और सी डी, और जो तिर्यक रेखा काट रहा था वह था यल। और यहाँ पे एंगल 1 बना था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये वाला 4 था, ये 5th है, ये वाला 6th है, ये 7 है और ये वाला 8। इसके बाद हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आता है उसको समझा जाए तो दूसरा वाला देखेंगे जो आता है उसको देखिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे, तो कहा जाता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, या अगर शीर्षाभिमुख कोण को दिखाना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोण x बना, यहाँ पे y बना, यहाँ पे z और यहाँ पे मान लेते स्मॉल a बना। तो आमने सामने के जो कोण नजर आते हैं, वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से मैं कह सकता हूं इस फिगर से कि एंगल x का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वह एंगल z होगा, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वह एक दूसरे के साथ हमेशा बराबर के साथ जुड़े रहते हैं। यानी कि एंगल x जो होगा z के साथ बराबर होगा, किस कंडीशन से, तो शीर्षाभिमुख कोण के कंडीशन से बराबर होगा। इसके बाद देखेंगे एंगल a का क्या होगा भाई, तो एंगल a का होगा एंगल y, ये भी शीर्षाभिमुख कोण के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट में जो इधर साइड में आपका बना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन किसके इक्वल आएगा निकल के। तो देखें अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण एंगल 1 का अगर मुझे देखना है क्या होगा, तो एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण होगा एंगल 3, यानी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एंगल अगर 2 को देखना है तो ये हो जाएगा एंगल 4 के, ये भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के साथ। इसके बाद होगा एंगल जो 5 होगा वह किसके इक्वल होगा, तो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। और एक और में हम देख लेंगे कि एंगल जो 6 होगा वह किसके बराबर होगा, तो एंगल जो 6 होगा वह होगा एंगल 8 के बराबर होगा। यानी सब के सब बराबर होंगे किस कंडीशन से, तो ये होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण से ये सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, सब लोग को समझ में आया होगा। तो चलते तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोला जाता है संगत कोण। इसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है ए बी और यहाँ पर आपका है सी डी, और यहाँ से यल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ पर है 5th, ये है 6th, ये होगा 7 और ये हो जाएगा 8। इस पर जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको समझा जाए कि तीसरे वाले को कैसे सॉल्व करना है। तो तीसरा जो आता है उसको बोला जाता है संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिए संगत कोण किसे कहेंगे इसको समझिए, बहुत ही बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो संगत कोण को समझने के लिए आप लोगों को यह देखना है कि कौन कोण किस की तरह दिख रहा है, मतलब दो कोण एक दूसरे की तरह नजर आना चाहिए। जो कोण एक दूसरे की तरह नजर आता है वह सब के सब आपके संगत कोण की तरह जुड़े रहते हैं। तो संगत कोण अगर आपको यहां से देखना है तो देख लें। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए एंगल 1 का संगत कोण कौन सा होगा, तो एंगल 1 का संगत कोण, तो देखिए ये वाला आपका एंगल 1 है, तो इसी की तरह एंगल 5 भी निकला हुआ है। तो जैसे इस रेखा पर एंगल 1 बना है उसी तरह इस रेखा पर एंगल 5 बना है, तो कह सकते हैं एंगल 1 का जो संगत कोण होगा वह होगा एंगल 5, यानी एंगल 1 और एंगल 5 जो होगा संगत कोण के साथ बराबर होंगे। एंगल 2 का अगर संगत कोण मुझे निकालना है तो एंगल 2 देखे इधर साइड में है, तो इधर आपका 6 भी तो गया है, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के साथ ये भी आपका संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। फिर एंगल अगर 4 पूछा जाए कि बताइए संगत कोण क्या होगा, तो एंगल 8 हो जाएगा पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ।
और एंगल जो 3 होगा इसका संगत कोण होगा एंगल 7। इसके बाद देख लें कि एंगल जो 3 होगा इसका संगत कोण क्या होगा, तो एंगल 3 का एंगल 7 आ जाएगा। तो ये हमारा संगत कोण के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो संगत कोण निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपके सामने संगत कोण आपसे पूछा गया है तो 1 का 5 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा। देख पा रहे हैं 1 का 5 हो गया, 2 का 6 हो गया, 4 का 8 हो गया, 3 का 7 हो गया। तो कहा जाता है कि जो कोण दिखने में एक जैसा दिखता है वो सब के सब संगत कोण कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अगर 5 के बारे में, अगर 4 के बारे में देखना है तो देखिए इस लाइन के नीचे की तरफ ये 4 बना है इस तरीके से, देख ले 8 भी ऐसे ही बना है, 3 भी नीचे की तरफ बना है तो 7 भी नीचे की तरफ बना है, इसलिए सबके सब संगत कोण में चले जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला आता है उसको समझा जाए। अगला जो पॉइंट है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो देखते हैं इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है। यल हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको बोलेंगे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7 और 8। तो इसके बाद देखेंगे कि ये वाला जो हमारा होगा, अगला जो हमारा आने वाला है जो भी कोण होगा उसको समझा जाए कि वह कैसे होगा। तो देखें इसके बाद हमारा चौथा जो कॉन्सेप्ट है इसको देखा जाए। इसको बोला जाता है कि एकांतर कोण बोलते हैं, इसको एकांतर कोण बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आंतरिक एकांतर कोण, एक होता है आंतरिक एकांतर कोण जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एक्सटीरियर या अल्टरनेट एंगल। एक होता है बाह्यतः, एक होता है बाह्यतः। तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण को 2 टाइप में बांटा गया है। एक होता है आपका अंदर वाला, एक होता है बाहर वाला। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आंतरिक एकांतर कोण के बारे में अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो आपको आंतरिक और बाह्यतः के बारे में समझाना होगा कि किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आंतरिक बोला है, इसका मतलब कि दो समानांतर रेखा के जो बीच वाले कोण है अगर इसके बारे में कोई रिलेशन निकल कर आ गया तो सब के सब आंतरिक होगा। और दो समानांतर रेखा के बाहर वाले कोण के बीच में जो रिलेशन निकल कर आएगा उसे हम बोलेंगे बाह्यतः। तो यहां पर बोल सकते हैं कि आंतरिक कोण के अंतर्गत कौन कौन सा कोण लगा है। तो एंगल 3 लगा है, एंगल 4 लगा है, एंगल 5 लगा है और एंगल 6 लगा है। ये सब के सब आंतरिक कोण है। अगर बाह्यतः कोण के साथ देखा जाए कौन कौन सा कोण लगा है, तो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है। यह सब के सब बाह्यतः कोण के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें आंतरिक और बाह्यतः कोण मैंने पहले दिखाया, तो कैसे बराबर होते हैं ये बात आती है यहाँ पे। तो देखें अगर आपसे पूछ ले आंतरिक एकांतर कोण कौन सा होगा, तो 3, 4, 5 में आपको सोचना है, देखना है कि कौन कोण किस कोण की तरह बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है ये किसके तरह बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। या अगर एकांतर कोण निकालना है तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक निकालना है तो 3, 4, 5, 6 पे आप ध्यान दीजिएगा। तो रेखा के एक कोण अगर लेफ्ट वाला लेंगे तो दूसरा राइट वाला लेंगे और दोनों बराबर नजर आना चाहिए। तो यहां से हमने देखा कि आपके सामने जो चीजें दिख रही है यहाँ पर देखें, जो चीजें यहाँ से दिख रही है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं रेखा आपकी गई थी, यहाँ से बना था, तो ये जो 4 दिख रहा है ये 6 की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि आंतरिक एकांतर कोण जो होंगे, अगर पूछ ले 4 का आंतरिक एकांतर कोण कौन सा होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कोण आ जाएगा इसके साथ। अगर आपसे पूछ ले एंगल 3 का बताइए आंतरिक एकांतर कोण कौन सा होगा, तो एंगल 5 आ जाएगा। तो यहां से दो कोण आपके बराबर होते हैं किस कंडीशन से, तो आंतरिक एकांतर कोण से बराबर होते हैं। इसके बाद पूछा जाए बाह्यतः एकांतर कोण बताइए कौन कौन किन के साथ बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा ये एंगल 7 के बराबर होगा और यहाँ पर एंगल जो 2 होगा वह एंगल 8 के बराबर होगा। यानी कि ये भी आपका जो कोण होगा यह बाह्यतः एकांतर कोण के साथ बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि
एकांतर कोण को टू टाइप में बांटा गया। एक को बोला गया आंतरिक एकांतर कोण और एक को बोला गया बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण में 3, 4, 5, 6 आ रहा है और बाह्य एकांतर कोण में 1, 2, 7 और 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए नीचे कंडीशन दिखाए गए हैं। अब बस हमेशा याद रखें, आंतरिक एकांतर कोण अगर आपको दिखाना है तो ये जो लाइन आपके सामने जा रही है 3, 4, 5 में, तो लाइन के एक लेफ्ट वाला कोण होगा तो दूसरा राइट वाला देखेंगे और दोनों बराबर नजर आना चाहिए। तो देखिए 4 जैसा है वैसा 6 भी है, तो 4 के बराबर 6 हो गया। और जैसा 3 है वैसा 5 है, यानी 3 के बराबर 5 हो गया। अब बाह्यता के लिए देखेंगे, जैसा 1 है वैसा ही 7 है, तो 1 बराबर 7 हो गया। और जैसा 2 दिख रहा है वैसा ही 8 दिख रहा है, इसलिए 2 बराबर 8 हो गया। इसलिए हम आंतरिक एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण को कुछ इस तरीके से दिखा पाएंगे। आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो और भी कुछ कंडीशन होते हैं जिसको जानना है, जो आगे चल के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा। यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये वाला कोण आपका 4 था, ये 5 था, ये 6 था और ये 7 था और ये वाला 8 था, और ये जो तिर्यक रेखा काटी थी वो थी यल। यहाँ पर अगर नोट में चाहे तो एक बात लिख सकते हैं। नोट जो लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लेते हैं पहला हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, जैसे अगर मैं कह लूँ कि एंगल 1 जो होगा ये किसके बराबर होगा, एक बार देखकर बताएंगे कंडीशन को। तो एंगल 1 जो होगा वो हो जाएगा, एंगल 1 3 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 3 के इक्वल होगा। और एंगल 3 जो होगा 5 के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल 5 होगा वह 7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर याद रखें 1, 3, 5, 7 में से ये सब के सब कोण आपस में बराबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 में से अगर कोई भी कोण का मान पता चल जाए तो चारों का कोण का मान समान हो जाता है। तो अगर मैं कह लूं 1 का मान 10 है तो सबके सब 10 डिग्री हो जाएगा, 3 का मान 20 है तो सबके सब 20 डिग्री हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 में अगर कोई भी कोण है, अगर मान उसका फाइंड आउट हो गया तो फिर सबके सब मान आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा आपका नोट में लिख सकते हैं बी वाला। अगर 2 वाले कॉन्सेप्ट को देखा जाए, 2 किसके इक्वल होगा, तो एंगल जो 2 होगा वह हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल, एंगल जो 4 होगा वह एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल जो 6 होगा वह एंगल 8 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी मान निकल कर आ गया तो सब मान आपस में इक्वल होंगे। तो आपके सामने देख रहे हैं कि 2 बातें आपको अच्छे से जानना है जो आगे चलकर क्वेश्चन में बहुत बड़ा हेल्प करेगा, देखेंगे। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये बात आती है। तो एक क्वेश्चन मैं इस पर ले रहा हूं, चलिए देखेंगे क्वेश्चन कैसे इस पर पूछे जाएंगे। तो आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, देखेंगे क्वेश्चन इस पर एक रख रहा हूं, इस पे चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछ लेगा ऐसे, मान लेते एक प्रश्न मैंने ले लिया, यदि AB समानांतर CD हो तथा, जैसे मान लेते AB समानांतर CD, AB और CD आपस में समानांतर है तथा एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा यल AB व CD, AB और CD को चित्रानुसार काट रही है। चित्र देगा इसके लिए, चित्रानुसार काट रही है तथा इसमें और भी लगा सकते हैं। और अब देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पे दे दे और एंगल 6 जो है एंगल 7 के साथ, यह जो है कुछ अनुपात के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिए कुछ अनुपात के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंगल 6 और 7 के बीच में आपके सामने अनुपात दे दिया 5:4 का। तो बताइए, तो बताइए
अब यहाँ पे कुछ कोड मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए। अब यहाँ से पूछ ले एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 का मान क्या होगा। यानी आपके सामने इन सभी कोड का मान मैं पूछना चाहता हूं, मान क्या होगा। और इस पर एक फिगर भी बना हुआ है, इस फिगर को ही बना देते हैं। आप एक बार क्वेश्चन में बोल देता हूं, ध्यान से देख लें। यहां पर दिया यदि AB समानांतर CD हो तथा एक तिर्यक रेखा यल AB और CD को चित्रानुसार काट रही है और एंगल 6 और 7 जो है 5:4 के साथ लगे हुए हैं, तो आपको बताना है सारे कोड का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 का मान क्या होगा। तो चित्र इसमें कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सारी बातें तो लिख दी गई है लेकिन चित्र भी बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने फिगर कुछ ऐसे बने होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से देखें एक तिर्यक रेखा काट दी, तो ये आपके सामने हो गया AB और ये आपका हो गया CD। तो जैसा लिखा है इसमें कि AB समानांतर CD है, तो AB समानांतर CD हो गया और इसको एक तिर्यक रेखा यल काट रही है। तो यहाँ पे जो कोण बना इसको आप 1 कह लें, यहाँ पे जो कोण बना इसको आप 2 कह लें, और यहाँ पे जो कोण बना इसको 3 कह लें, यहाँ पे जो कोण बना इसको आप 4 कह लें, यहाँ पे जो कोण बना इसको 5 कह लिया जाए, यहाँ पे जो बना इसको 6 कह लिया जाए, यहाँ पे जो बना 7 और यहाँ पे जो बना 8 कह लिया जाए। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर पूछ रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके का मान बताइए क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये बात आती है हम आप लोग के सामने। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व जब किया जाएगा तो इसमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप देखेंगे इस कंडीशन में कि जो मान दिए गए हैं, जो मतलब कंडीशन इसमें दिया गया है या कुछ चीजें जो इसमें क्लू दिया गया है, उस क्लू से कैसे हम आएंगे। पीछे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो यहां से देखें दिया है एंगल 6 और 7 के बीच में कुछ रेशियो दिया गया है, यानी यहाँ पे एंगल 6 और 7 है, एंगल 6 और 7 है, इनके बीच में रेशियो है 5/4 का, 5/4 का है। तो यहां से सबसे पहले इन दोनों कोणों को अच्छे से आप लोग देखेंगे, तो अच्छे से अगर देखेंगे तो यहां से एक बात अंदर से निकल कर आएगा। अगर अच्छे से आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो 6 और 7 ये लीनियर पेयर के साथ है, रेखीय युग्म के साथ है। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं, इधर साइड में देख लें, एक बात यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल जो 6 होगा, एंगल जो 6 होगा और एंगल जो 7 होगा, एंगल जो 7 होगा, ये दोनों कोण यहां पर देख ले, दोनों जो कोण होंगे, ये दोनों कोण होंगे 6 और 7 दोनों कोण रेखीय युग्म के साथ जुड़े हैं, रेखीय युग्म के साथ जुड़े हैं, युग्म के साथ जुड़े हैं, के साथ जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो यहां से देखें एंगल 6 और 7 एक दूसरे के साथ रेखीय युग्म के साथ जुड़े हैं। तो यहां पर एक बात तो लिखा जा सकता है कि एंगल जो 6 होगा, एंगल जो 6 होगा वह एंगल 7 के साथ अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, एंगल 6 और एंगल 7 को जब आपस में ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि मैंने कंडीशन बता रखा है कि अगर ये दोनों के दोनों कोण रेखीय युग्म निकल गए तो फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, ये दोनों के दोनों होंगे 180 के बराबर। तो लीजिए 6 और 7 रेखीय युग्म निकल गए, तो 6 और 7 को जैसे हम आपस में जोड़ेंगे तो ये आपके सामने 180 डिग्री के बराबर निकल कर आएगा। अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि एंगल 6 और 7 जो है ये दोनों जो है किस अनुपात के साथ लगे हैं। तो ये दोनों के दोनों आप देखेंगे कि किस अनुपात के साथ लगे हैं, ये दोनों लगे हैं 5:4 के साथ। इसका मतलब हो गया कि एंगल जो 6 होगा इसको चाहे तो x मान लीजिए, 5x मान लें, और एंगल जो 7 होगा इसको आप 4x मान लीजिए। अब यहां पर मुझे पता है कि एंगल 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो जब एंगल 6 में 7 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 6 के जगह पर आप 5x ले लें और एंगल 7 के जगह पे आप 4x ले लें। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है। तो यहां पर देखें एंगल जो 6 था और एंगल जो 7 था, इन दोनों को जैसे हमने आपस में ऐड किया तो ये हुआ 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर हुआ।
और कंडीशन भी लिख देता हूं किस कंडीशन से हुआ था। ये कंडीशन हमारा था रेखीय युग्म, ये जो कंडीशन था वह था रेखीय युग्म से। और यहां से एक बात दिया था, एंगल 6 और एंगल 7 के बीच जो रेशियो था वह था 5:4 का। तो मैंने कहा था यहां से कि एंगल 6 इक्वल टू आप 5x ले लें और एंगल 7 इक्वल टू आप 4x ले लें। तो इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। जैसे इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x होगा, यहां से हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री। और यहां से जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 180/9। तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू आ गया 20 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एंगल 6 और 7 दोनों निकाल सकते हैं। तो यहां से एंगल अगर 6 निकालना है तो एंगल 6 इक्वल टू 5x लिया गया है। इसका मतलब कि 5 में, इसका मतलब आपका हो गया कि 5 में किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसका मतलब हो गया कि 5 में आप जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी कि हम फाइनली कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल टू 100 डिग्री आ चुका है। और अगर पूछ ले कि एंगल 7 इक्वल टू कितना आएगा तो इसको हम बोले हैं 4x। अब 4x की वैल्यू निकालने का मतलब 4 में 20 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। यानी कि एंगल 7 इक्वल टू आ गया 80 डिग्री, 80 डिग्री आ चुका है। तो लीजिए आपके सामने 6 और 7 दोनों निकल चुका है। तो अब पीछे वाले फिगर से आप चाहें तो सबका आंसर दे सकते हैं। फिगर हमारे पास कैसा बनकर तैयार था, तो फिगर कुछ ऐसा था कि इसको एक तिर्यक रेखा काट रही थी। देखें, इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही थी। तो यहां पर हमारा था AB और ये था हमारा CD और इसको तिर्यक रेखा यल काट रही थी। यहां पे जो कोण बने थे उसका नाम था 1, यहाँ पे जो एंगल बना था उसका नाम था 2, यहाँ पे जो एंगल था उसका नाम था 3 और यहाँ पे जो एंगल था उसका नाम था 4। यहाँ पे एंगल का नाम था 5 और इस वाले एंगल का नाम था 6 और इनका था 7 और ये वाला था आपका 8। और मुझे क्या क्या चीजें पता चल चुका है यहाँ से देखा जाए तो एंगल 6 और एंगल 7 दोनों का मान पता चल चुका है। तो यहाँ से मैं साइड में लिख देता हूँ कि एंगल 6 की वैल्यू पता चल चुका है और एंगल 6 की वैल्यू पता चला है 100 डिग्री। और यहाँ पर एंगल 7 इक्वल टू भी मुझे पता चल चुका है 80 डिग्री, 80 डिग्री पता चल चुका है। तो यहाँ से 80 डिग्री हमारा पता चल चुका है। तो थोड़ा सा हम अंदर जाकर देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सभी एंगल आपसे पूछ रखा है। तो आप इस फिगर को अच्छे से देखकर बताएं कि कौन कौन सा कोण किनके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा कोण किसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए कौन कौन सा कोण किसके इक्वल होगा। अब यहां से मैंने नोट में, जैसे मैंने इसको अच्छे से बताया था कि नोट में कुछ बातें और भी लिखवाई थी, तो नोट में जो लिखवाया था उसके बेस पर देख लेंगे क्या क्या चीजें बनने वाला है। तो यहां से यहीं पे लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं, जो बचेगा जगह तो यहां लिखा जाएगा। तो यहां से देखिए एंगल जो 1 होगा, एंगल जो 1 होगा वह किसके इक्वल जाएगा, तो एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल जाएगा, तो एंगल 5 के। और एंगल 5 इक्वल जाएगा एंगल 7 के। एक कंडीशन जान जाए कि यह जो है दोनों बराबर हो गया, किस कंडीशन से, तो उस कंडीशन का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। ये भी जानते चले कि बराबर मैंने क्यों कर दिया, तो यह जो कि जिस कंडीशन से बराबर हुआ वह है शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ। एक बात और समझे कि ये दोनों किस कंडीशन से बराबर हुआ है, तो 3 से 5 हो गया, इसको बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण से बराबर हुआ है। ये हुआ है आंतरिक एकांतर कोण, जिसको बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण से बराबर हुआ है। और एक बात समझिए ये दोनों कैसे बराबर हो गया, तो देख लें 5 से 7 बराबर हो गया, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ है। देखिए हर एक कंडीशन जब जानेंगे तभी मजा आएगा सॉल्व करने में। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ है। तो यहां से चाहे तो आप एक और कंडीशन लिख सकते हैं कि 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7 आपके सामने हो चुका है। तो 2 वाला भी सीक्वेंस हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है 5 के बराबर होगा
और एंगल 5 7 के बराबर होगा। और यहां से देखें 7 5 3 1 सब के सब आपस में इक्वल हैं। तो इधर साइड में देखेंगे एंगल 7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 180, जो पहले से मैं निकाल चुका हूं। तो एंगल 7 इक्वल टू 80 है, मतलब इसमें एंगल 7 पड़ा है। इसका मतलब इन पूरी की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी 80 डिग्री हो जाएगी। चाहे एंगल 1 पूछे 3 पूछे 5 पूछे 7 तो हम निकाल के दिखाई भी किए। तो एंगल 1 का मान भी 80 होगा, एंगल 1 का मान भी 80 होगा, एंगल 3 का मान भी 80 होगा, एंगल 5 का मान भी 80 होगा, एंगल 7 का मान भी 80 होगा। और इसी तरीके से 2 वाले सीक्वेंस को देख लें, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 8। यानी ये भी आपस में सब के सब इक्वल होंगे। तो इसमें देखें एंगल 6 की वैल्यू 100 है, तो इसमें एंगल 6 पड़ा हुआ है। इसका मतलब इन पूरी की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी तो 100 डिग्री निकल कर आ जाएगी। आपसे 6 पूछे 4 पूछे 2 पूछे चाहे 8 पूछे, सबकी वैल्यू 100 डिग्री होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देता है जिसको निकाल कर हमें इस तरीके से दिखाना है और आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद मान लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे दे, यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं चित्रानुसार, क्योंकि चित्र बना देंगे। चित्रानुसार एंगल x इक्वल टू मान लेते दे दे 135 हो तो सभी कोण का मान क्या होगा? सभी कोण का मान क्या होगा? सभी कोण का मान बताइए, मान बताइए। छोटे से ब्रैकेट में दे देता हूं, जैसे PQ समानांतर RS हो जाए। तो यहां से मान लेते एक PQ रेखा हो गई, ये हमारा हो गया PQ और ये हो गया हमारा RS। तो PQ समानांतर RS से रेखा हो गई और इसको एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, इसे काटी हुई है। इस तिर्यक रेखा का नाम मान लेते हैं आपके सामने यम हो जाए। और यहां पर देखिए x इक्वल टू दिया है 135, x इक्वल टू 135, तो x को यहां लगा लीजिए, यहां पर y को लगा लीजिए, इसको हम लगा लेते हैं z और यहां पर हो गया आपके सामने a। ये वाला कोड हो गया स्मॉल b, इसको ले लीजिए स्मॉल c, इसको कह सकते हैं स्मॉल d और इसको कह सकते हैं स्मॉल e। तो जैसा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीटेड है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि चित्रानुसार x इक्वल टू 135 डिग्री हो तो सभी कोण का मान बताएं। ब्रैकेट में दिया है PQ समानांतर RS। आपके सामने इतने क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अब एक बात अच्छे से बताएं कि x इक्वल टू 135 दे रखा है, यानी इस x की वैल्यू 135 दे रखा हुआ है। तो अगर मान लेते यह जो है 135 है, यह जो है 135 है, तो इसकी वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x और y ये दोनों के दोनों रेखीय युग्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम यहां से चाहे तो x से y निकाल लें, चाहे x से a निकाल लें, अब दोनों स्वतंत्र हैं। क्योंकि याद रखें कि x के साथ लीनियर पेयर के साथ दो आपके कोण पड़े हुए हैं, यानी कि y भी पड़ा हुआ है और a भी पड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो है रेखीय युग्म के साथ पड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों रेखीय युग्म के साथ पड़े हुए हैं। अच्छे से लिख देते हैं इसको, दोनों के दोनों यहां से देखें, यानी कि ये भी आपका है तो ये भी आपका पड़ा हुआ है रेखीय युग्म के साथ। ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये दोनों के दोनों आपका पड़ा हुआ है, ये जिस कंडीशन के साथ ये पड़े हुए हैं इनको बोल सकते हैं ये दोनों के दोनों रेखीय युग्म के साथ पड़े हुए हैं। आज जैसे रेखीय युग्म आ जाए तो बस दोनों को जोड़कर 180 कर सकते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री, एकदम बोल सकते हैं। तो यहां से x का मान दे रखा हुआ है 135 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे 135 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180। तो y की वैल्यू अगर निकालना है तो लिखेंगे 180, अगर y की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 180 माइनस 135। देयरफॉर y इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, y की वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, y की वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 45 डिग्री। तो y की वैल्यू 45 और यहाँ से x की वैल्यू आपके सामने है 135। तो सबका आंसर अब आ चुका है। इतने में हम लोग आंसर लिख लेंगे इसका। देखिए इसमें हम लोग आंसर लिख लेंगे, इतने में देख लें इसका आंसर सब आ जाएगा।
अब बताएं एंगल जो x होगा ये किसके इक्वल होगा, तो एंगल x जो होगा एंगल z के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो z होगा वह एंगल c के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो c होगा वह एंगल d के इक्वल हो जाएगा। इसको c मैंने लिखा है, ये c है, ये वाला d है, और इसको मैंने b लिखा है, और ये वाला आपका e है। ये तो सब दिख रहा है। तो एंगल x जो होगा वह z के बराबर, एंगल x जो होगा z के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और एंगल z जो होगा c के बराबर होगा आंतरिक एकांतर कोण से, और c बराबर d हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहां से देखिए कि सब के सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से x इक्वल टू 135 है, तो x इक्वल टू 135 है, तो 135 लिख लें। आज जैसे 135 हुआ तो 135 d की वैल्यू, 135 c की वैल्यू, 135 z की वैल्यू हो जाएगी। और एक और आपसे पूछा था कि सबको निकाल लेते हैं, तो अब यहाँ से y के बराबर होगा, तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा एंगल a, और एंगल a इक्वल टू हो जाएगा एंगल b, और एंगल b इक्वल टू हो जाएगा एंगल e। और यहां पर देखेंगे कि b a के बराबर, y a के बराबर कैसे हो गया, तो y a के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से होगा, a जो होगा b के बराबर आंतरिक एकांतर कोण से होगा, b e के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने निकाल रखा है 45, यहां पर देख रहे होंगे। तो y की वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री निकल कर आया, इसका मतलब 45 e भी होगा, 45 b भी होगा, और 45 a भी होगा। इस तरह से पूरा का पूरा आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन हमारा कैसे आने वाला है। इसके बाद देखिए आपके सामने, मान लेते हैं कि यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने दे दे ऐसे, यदि PQ समानांतर RS हो तो x का मान क्या होगा, x का मान बताइए, x का मान बताइए। और आपके सामने फिगर कुछ ऐसा बन जाए, एक ऐसे बना हो और एक ऐसे, ये आपका हो गया PQ, और ये वाला आपका हो गया RS, और ये थोड़ा सा जाकर यहां पर इस तरीके से जुड़ा हो, यहां पर जुड़ा हो इस तरीके से, यहां पर यहां तक आया है सिर्फ। और यहां पर मान लेते हैं कि हमारा अंदर की तरफ, यहां पे मान लेते हैं अंदर की तरफ एक कोण बना दिए x, और ये वाला कोण दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 110 डिग्री, और इसकी वैल्यू है 115 डिग्री। और आपसे पूछा है कि बताइए इस x की वैल्यू क्या आएगी निकल के। देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। यहां पर दिया है कि यदि PQ समानांतर RS हो तो x का मान बताएं। x का मान कैसे निकलेगा, तो आपके सामने देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि PQ समानांतर RS हो तो x का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पर एंगल P की जगह पर 110 है, और R की जगह पर 115 डिग्री दिया हुआ है, और x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। याद रखें ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको लगाना कैसे होता है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पर देखेंगे, पहले यहां वाला जो कोण है 115 है, यहां वाला जो कोण है 115 की, अच्छे से बना दे इसको। पहले यहां पे देखें कि ये आपका सामने जो चीजें थी उसको अच्छे से एक बार बना देते हैं। देखें एक रेखा आपका ऐसे सीधी है, एक रेखा ऐसे है, यहां पर मैंने लिखा था P और यहां पे लिखा था Q, ये आपका था R और ये था आपका S। मैंने कहा कि इसको आगे बढ़ा दें और यहां से आगे बढ़ा दें, दोनों एक दूसरे को जाकर कहीं ना कहीं कट करेगा। तो यहां की वैल्यू आपसे पूछी गई थी x का मान क्या होगा, यहां पर था 110 डिग्री और यहां का मान था 115 डिग्री। बताना था x की वैल्यू क्या निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। याद रखें कि 110 और 115 डिग्री दिया है, अंदर की वैल्यू निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि ये अंदर, यहां पर देखिए ये वाला जो कोण है, यहां वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये सब एक ही साइड की ओर है। 115 भी राइट साइड का है, x भी राइट साइड और 110 भी राइट साइड का है। तो 100 यहाँ पे 15 है, 110 है और यहाँ पे आपका x है। तो चाहेंगे तो आप लोग इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पे एक इस तरीके से बांट रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा और ये जो दोनों कोण होगा ये लीनियर पेयर के साथ लग जाएंगे।
आज जैसे लीनियर पेयर के साथ लगेंगे तो इस कोण का मान हम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये कोण हो जाएगा 180 में से आप 110 को माइनस कर लीजिए और ये निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री। सेम इसी तरीके से इन वाले कोण का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो 180 में से हम घटा लेंगे 115 को, 115 को घटाएंगे तो ये वाला निकल कर आपका आएगा 65, 70, 80 यानी 65 डिग्री, 65 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला कोण 65 और ये वाला आपका आ गया 70। तो बस 70 में आपको क्या करना है, 65 को जोड़ लेना है, यानी यहाँ पर 70 प्लस 65 करना है और आंसर आ जाएगा 135। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे याद रखें कि जब अगर अंदर का कोण आपसे पूछ रहा है तो बस इस वाले कोण और इस वाले कोण को निकालकर आपस में जोड़ लीजिएगा और ये इस x की वैल्यू चली आएगी। इसके पीछे x के जगह पर ये दोनों कोण जोड़े क्यों गए हैं, इसको साइड से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे था और एक और ऐसे था, तो यहां से एक समानांतर रेखा खींच लीजिए। दोनों के समानांतर रेखा हम जब खींच लेंगे तो कहा जाता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला 70 था, यानी कि ये वाला अगर 70 था तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, और नीचे आपका 65 था, ये वाला आपका 65 था तो ये भी कितना हो जाएगा 65। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ते ही हमारा कितना आंसर आएगा 135, 135 डिग्री। तो याद रखें कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे, x की वैल्यू अगर पूछता है तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ वाला यानी कि 110 अगर राइट वाला दिया तो लेफ्ट वाला निकालने, राइट वाला दिया तो लेफ्ट वाला निकालने, तो राइट वाला निकालने तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम तरीका आपको बता देते हैं। देखिए कैसे, ऐसे बना था, यहां पर दिया था 110 डिग्री और यहां पर था 115 डिग्री और पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस बाहर का कोण निकाल लीजिए। डायरेक्ट यहां से कोई भी यहां से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये निकल कर चला आएगा। तो बाहर का कोण अगर आपको निकालना है तो 110 में 115 को जोड़ दे, ये वाला कोण 110 में आप 115 को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 225 डिग्री। जैसे 225 आ गया तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु पर अगर पूरा ऐसे गोल चक्कर लगा दिया जाए या पूरा कंप्लीट कोण बना दिया जाए तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये वाला कोण का मान हो गया 225, इस वाले कोण का मान हो गया 225, इस वाले कोण का मान हो गया 225। अब बस x की तो कमी है, तो सबको अगर जोड़ देंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 225 डिग्री में अगर हम x को जोड़ दें तो आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 360 में से घटा देंगे 225 को, जैसे घटाएंगे तो आ जाएगा 135, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, तो इस लाइन को आगे बढ़ा लें, इस लाइन को आगे, यहां से आप समानांतर रेखा खींच सकते हैं। तो ये जो 110 है, ये वाली वैल्यू आपकी पूरी 110 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 115। तो पूरे को निकालना है, मतलब 110 में आप 115 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। इसी पर आइए 2-4 और भी क्वेश्चन ले लिया जाए, देखा जाए कि उसका आंसर क्या निकल कर आएगा। एक फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर दिया है आपका 95 डिग्री और ये वाला दिया है आपका 100 डिग्री। इस बार इस x की वैल्यू निकालनी है। एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्वेश्चन, इस बार इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दिया है 70 तो दे नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 105 डिग्री और यहाँ से हो गया 125 डिग्री। इस बार अंदर वाला x निकालना है। एक और क्वेश्चन लगा देते हैं इस पे। इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ वाला कोड दिया है 60 और यहाँ वाला कोड दे देगा आपका 30। रहने दीजिए, पहले इतना ही किया जाए। तो यहाँ से देखें इनकी आंसर को कैसे निकालते हैं पहले। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आपसे पूछा गया कि बताइए, दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों की वैल्यू निकालिए। यहाँ से x का मान अगर आपको निकालना है तो देखिए 95 और 100 है, बाहर की वैल्यू निकालना है तो बस 95 में आप 100 को ऐड कर लीजिए, आंसर होगा 195 आंसर। अगर अंदर की वैल्यू को निकालना है तो पहले बाहर वाला निकाल लीजिए, तो बाहर वाला निकल कर आ जाएगा 105 प्लस 125। आज जैसे जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा और हम जानते हैं कि 230 में x को जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो नीचे लिख लेंगे 230 प्लस x बराबर 360। तो बस x की वैल्यू अगर निकालना है तो 360 में से 230 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 130 आंसर।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और भी आगे देखते हैं, क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इस पर। अब यहां से देखें, मान लेते हैं कि एक सीधी रेखा है, यहां पर एक सीधी रेखा है जिसको AB कह लिया जाए, और यहां से इसको एक काट रहा है CD रेखा हो गई, और यहाँ पे एक ऐसे कोण बना हुआ है सिर्फ, तो ABCD इसको E कह लेते हैं। और आपके सामने इनकी वैल्यू दिया है x, इसको दे दिया है y, और ये वाली वैल्यू दिया है 30, और ये वैल्यू दे दिया है 50 तो नहीं देगा, 150 कर लेते हैं इसको, 150 दिया है, ये 150 दे चुका है। ये 30 है, ये 30 डिग्री है, और XY और 150 है, इसको भी लिख लेते हैं। ये आपका हो गया, इसको आप 80 कर लीजिए। तो यहां पर देखें, साइड में लिख देता हूं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके लिए। तो कहेगा कि AB रेखा को CD रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो साइड में लिख देते हैं। ये आपके सामने जो फिगर बना है इसके लिए कि यदि AB रेखा, AB तथा CD प्रतिच्छेद रेखाएं हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो या रेखा हो तो x और y का मान क्या होगा, x व y का मान बताइए, x व y का मान बताइए। यहां पर बोला है कि AB और CD दो जो है प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इसमें x और y का मान आपको बताना है। तो एक बार इस फिगर को अच्छे से देखें, जैसे बोल रहे हैं कि AB और CD प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो अब यहाँ पे कुछ समय के लिए y वाले लाइन को अगर मैं हटा दूं तो ये फिगर कुछ ऐसा सिर्फ दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। और यहाँ पर लिखा है x, तो शीर्षाभिमुख कोण से वाला बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं x किसके बराबर चला जाएगा, तो 30 के बराबर चला जाएगा। बहुत ही आसान है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यहां से x इक्वल टू जो होगा, एंगल x जो होगा वह एंगल 30 के इक्वल हो जाएगा। और किस कंडीशन से होगा, सामने लिख सकते हैं, वह हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से x की वैल्यू तो चला आया, शीर्षाभिमुख कोण से x की वैल्यू तो चला आया 30 डिग्री। और सेम इसी शीर्षाभिमुख कोण का जब हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू भी चली आएगी। जैसे देखें कि यह जो आपका 150 दिया हुआ है, तो 150 की इक्वल ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये पूरा मैं लिख देता हूं ऐसे कि y प्लस 80, जो y प्लस 80 है ये सीधे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि y प्लस 80 सीधे इक्वल हो जाएगा 150 के, 150 के। चाहे तो इसको आप कोई नाम से अगर पुकारेंगे, जैसे यहाँ पे मैं O लिख देता हूं, यहाँ पे अगर मैं O इसको मैं दर्शा दूं तो चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे, एंगल AOD, ये सीधे एंगल हो जाएगा AOD बराबर हो जाएगा BOC, एंगल हो जाएगा BOC। और ये भी किस कंडीशन से होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से होगा। तो लीजिए y इक्वल टू आपका आ चुका है 150 में से 80 माइनस कर लीजिए, और y इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री y की वैल्यू और x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से इस पर कुछ क्वेश्चन किए गए, आपके सामने देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे सीट कराए जाएंगे तो सीट के माध्यम से और भी अच्छे से हम लोग देखेंगे कि कैसे करा जाएगा सब कुछ चीजें। तो आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस पर जब सीट कराया जाएगा तो फिर समझाऊंगा अगले कि इस पर कैसे कैसे और भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वह है पॉलीगन, जिसको बोलेंगे बहुभुज, जिसको बोलेंगे बहुभुज, जिसको बोला जाता है पॉलीगन के नाम से जाने जाते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बहुभुज बोला जाता है। इसका डिफिनीशन क्या होता है पहले समझा जाए। कहा जाता है इसमें कि 3 या 3, यहां पर देखिए 3 या 3 से अधिक, 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 3 या 3 से अधिक वाली रेखा, 3 या 3 से अधिक वाली रेखा से बने किसी बंद आकृति को, किसी बंद आकृति को, यहाँ पे रेखा जो है तो सरल रेखा कह लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो 3 या 3 से अधिक वाली सरल रेखा से
बने किसी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 भुजाओं से मैंने बना लिया त्रिभुज हो गया, 4 भुजाओं से बना लिया चतुर्भुज हो गया, 5 भुजाओं से बना लिया पंचभुज हो गया, 6 भुजाओं से बना लिया खष्टभुज हो गया, 8 भुजाओं से बना लिया अष्टभुज हो गया। अष्टभुज जैसे यहाँ पर देख लें, अष्टभुज अगर आपको बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा, देख लिए कैसे। अगर आपको अष्टभुज बनाना है तो एक लाइन ऐसे खींचे, 1 1 1 1 ऐसे, हाँ, तो ये आपका अष्टभुज हो गया। तो कहा जाता है यहाँ पे देखें, 3 या 3 से अधिक वाली सरल रेखा से बने किसी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज का एग्जाम्पल में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जितना भी आप ढेर सारी भुजाओं से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, वह सब के सब बहुभुज कहे जाएंगे। तो आपके सामने बहुभुज का कुछ एग्जाम्पल रखे गए हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, पहली बात इस पर ही होती है, तो बहुभुज के लिए 5 फार्मूले होते हैं, 5 सूत्र होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो 5 सूत्र को हम लाइन से लिख देते हैं, उसके बाद सब पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, अच्छे से यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखें इसके बाद 5 सूत्र इसके ऊपर कैसे आएगा ये देखा जाए। पहला आता है, जैसे मान लेते कोई बहुभुज है, तो पहला आपका पूछ देगा कि बताइए सभी, पहले तो आपको अंतः कोण और बाह्यतः कोण समझा दे थोड़ा सा, तब ज्यादा इसको स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहां से देखिए, मान लेते हैं आपके सामने पंचभुज ही बना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पंचभुज है, पंचभुज बना हुआ है। तो ये जो पंचभुज है, तो इसमें हर एक कोण के 2 कोण पाए जाते हैं। जैसे पंचभुज है तो इसमें कोई भी अगर कोण होगा तो उसका 2 कोण मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A, B, C, D और E, तो यहाँ पर एंगल अगर A की बात करें तो इसको हम बोलेंगे यह हो गया आंतरिक कोण, और इसका ये जो बाहर वाला होगा इसको बोलेंगे बाहरी कोण। तो इसको बहिष्कोण बोला जाता है, इसको आंतरिक कोण बोलते हैं। तो इस कोण का मान होगा बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल होगा, इसको बोलेंगे बहिष्कोण क्योंकि बाहर है, और इसको बोलेंगे हम अंतः कोण, यानी आंतरिक कोण इसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अंतः कोण। तो जब हम बोले अंतः कोण तो हमेशा आपको याद रखें कि अंदर वाले कोणों के बारे में बात कर रहा हूं। अगर बोले बहिष्कोण तो मैं बाहर वाले कोणों की बात कर रहा हूं। ई के लिए भी ये हो जाएगा अंतः कोण, ये वाला हो जाएगा बाह्यतः कोण। डी के लिए भी हो जाएगा यह अंतः कोण, ये हो जाएगा बाह्यतः कोण। सी के लिए भी हो जाएगा अंतः कोण, ये हो जाएगा बाह्यतः कोण। और इस बी के लिए भी हो जाएगा यह अंतः कोण और ये हो जाएगा बाह्यतः कोण। तो याद रखें हर एक पॉइंट पर 2 कोण पाए जाते हैं, एक होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्यतः कोण। तो इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, तो उसको हम यहीं पे जान लेंगे। नोट में चाहे तो आप सब लोग लिख भी सकते हैं कि किसी भी कोण का बहिष्कोण ले लीजिए, यहां पे बहिष्कोण ले लेते हैं, प्रत्येक कोण का लिख सकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक कोण के लिए हमेशा याद रखें कि जो अंतः कोण होता है, जो अंतः कोण होता है, और इसमें अगर मैं बहिष्कोण को जोड़ दूं, अगर इसमें बहिष्कोण को मैं जोड़ दूं तो हमेशा कितने डिग्री के इक्वल आएगा, ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक कोण के लिए, यानी कि जो भी एक कंडीशन फॉलो करेगा ये प्रत्येक कोण के लिए फॉलो करेगा। जैसे ए के लिए फॉलो करेगा, अगर मैं अंदर वाला 70 डिग्री निकाल कर लाया तो ये 110 हो जाएगा, अगर ये 120 है तो बाहर वाला 60 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि याद रखिए प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक कोण के लिए अंतः कोण और बहिष्कोण का मान आपस में ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है। इस बात को हमेशा याद करके रखे रहेंगे, तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं कि अगले वाले फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा कि इसके फार्मूले को कैसे समझेंगे। तो जब अगला हमारा क्लास स्टार्ट होगा इसके बाद तो बहिष्कोण बहुभुज से ही स्टार्ट करेंगे, इसके फार्मूले से, और इसके प्रश्नों को मैं कराऊंगा। तो आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।